स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शशि सर ऑफिशियल में। आज हम लोग देखते हैं पाँचवा अध्याय काव्यखंड में पाँचवा अध्याय भारत माता ग्रामवासिनी कविता का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग आज देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के, उसको पूरा का पूरा हम लोग डील कर लेंगे। इससे पहले इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कवि परिचय और साथ ही साथ इसका भावार्थ का वीडियो अपलोडेड हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत माता कविता कहाँ से ली गई है। यानी आपको बताना है कि भारत माता कविता जो है वो किस ग्रंथ से ली गई है। तो यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वीणा है, गुंजन, ग्राम्या या युगपद। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था ये कविता कहाँ से ली गई है, ग्राम्या नामक इनकी एक रचना है, उसी रचना से ली गई है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि हैं। मानवतावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं, रीतिवादी कवि हैं या फिर सभी प्रकार के। तो नहीं, ऑप्शन आपका बी जो है वो होना चाहिए था सही, लेकिन कब, जब पूछेगा प्रवृत्ति तब, लेकिन ये पूछ रहा है कैसे कवि हैं। तो आप ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। कैसे कवि हैं, मानवतावादी कवि हैं। यहाँ छायावाद की बात नहीं की जा रही है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है इनकी कवितावादी प्रवृत्ति। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंत जी की प्रवृत्ति कैसी है, यानी किस प्रवृत्ति की ये कविताएं लिखते हैं। रीतिवादी कविता, रीतिवादी हैं, मानवतावादी हैं या छायावादी हैं। तो आपको हमने बताया था कि छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं, अब चाहे जयशंकर प्रसाद की बात हो, निराला की बात हो, महादेवी वर्मा की बात हो और चौथे कौन, सुमित्रा नंदन पंत। चार स्तंभ थे छायावाद के, तो उन चार में से एक ये भी थे। तो ये कैसे कवि होंगे, छायावादी कवि। नेक्स्ट है, भारत माता कहाँ निवास करती है। कविता के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है, नगर में, पर्वत पर, गांव में, ये सभी जगह। तो कविता की पहली ही पंक्ति है कि भारत माता ग्रामवासिनी, यानी कवि ने स्पष्ट कहा है कि भारत माता कहाँ वास करती है, गाँव में। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है, यानी भारत माता का मुख किसके समान है। सूर्य के समान है, पुष्प के समान है, कंचन के समान है या फिर छायायुक्त चंद्र के समान। तो याद कीजिए कविता की एक पंक्ति थी कि राहु ग्रसित शरतेंदु हाशनी। ठीक है, राहु ग्रसित शरतेंदु हाशनी, शरत जोड़ इंदु, शरत ऋतु का चंद्रमा, यानी उनका जो चेहरा है छायायुक्त चंद्र के समान है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, छायायुक्त चंद्र के समान। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत माता का अंचल कैसा है। ठीक है, नीला है, लाल है, धूल भरा या फिर गीला है। तो याद कीजिए कविता की ही पंक्तियां हैं, धूल भरा मैला सा आंचल। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। कविता को जितना बेहतर आप पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, शरतेंदु हाशनी कौन है। अभी आपको एक पंक्ति हम सुनाए थे, राहु ग्रसित शरतेंदु हाशनी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रजा है, बी चंद्रमा है, सी भारत माता है या फिर डी धरती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, शरतेंदु हाशनी, शरतेंदु हाशनी किसको बताया गया, भारत माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। ठीक है, उनका युग कौन सा है। तो द्विवेदी युग हैं, भारतेंदु युग हैं, आधुनिक युग हैं या फिर छायावाद युग है। तो थोड़ा देर पहले इसकी चर्चा हमने की थी, अभी थोड़ा देर पहले जब हम बता रहे थे तो उसी में चर्चा हुई थी कि छायावाद के चार स्तंभ और चार स्तंभों में एक स्तंभ ये थे। तो इस हिसाब से ये किस युग के कवि होंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा, छायावाद युग। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन है कि कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आदर्श, काव्यनिष्ठ, यथा तथ्य या फिर कोई नहीं। आदर्श, आदर्श का मतलब होता है कि एक आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया है, चाहे वास्तव में जैसा हो। काव्यनिष्ठ का मतलब होता है जैसे कविताओं में क्या होता है, आधा से ज़्यादा बात जो है कवि कल्पना के आधार पर बताता है। तो क्या ये कल्पना पर आधारित है, नहीं। ये जो कविता हम लोग पढ़े इसमें भारत माता का कैसा चित्र है, यथार्थ चित्र है। भारतीय जनता का,
या फिर भारत माता की वास्तविक स्थिति का जो है इसमें सच्चा सच्चा वर्णन किया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये कैसी कविता है? यथा तथ्य है, जो कुछ तथ्य बताए गए हैं वो यथा है, सत्य है। पंत जी का मूल नाम क्या था? सुकुमार कवि जी नहीं, उनका तो सुकुमार कवि क्या था? उपनाम था। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है परमेश्वर दत्त, सुमित्रानंदन या गुसाई दत्त। तो याद कीजिए, इनकी जीवनी जब हम बता रहे थे तो आपको बताए थे इनका मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त नाम था। ऐसे हिंदी साहित्य में इनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है, शब्द शिल्पी भी कहा जाता है, लेकिन ये सभी उपनाम है। मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त। नेक्स्ट क्या है कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, ग्राम्या के लिए, गुंजन के लिए, युगवाणी के लिए या फिर चिदम्बरा के लिए? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आपकी किताब में स्पष्ट रूप से ये बात अंकित है कि चिदम्बरा उनकी एक रचना है जिसके चलते उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? थोड़ा देर पहले इस सवाल का भी जवाब हम दे चुके थे आपको कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको शॉर्ट में भी दे पंत, तो आपको पंत भी इन्हीं को समझना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। चलिए, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ? पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तरांचल है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा, उत्तरांचल के कौसानी नामक रमणीय स्थान में। ठीक है, उत्तरांचल या वहीं पे एक ज़िला अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में एक जगह है कौसानी, वहीं पे इनका जन्म हुआ। तो कौन सा ऑप्शन? ए सही। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पंत जी का जन्म कब हुआ? तो पंत जी का जन्म 1905, 1900 ईस्वी, 1910 या फिर 1901। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? सही है, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर आपको हमने बताया वो ज़्यादातर प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप इन प्रश्नों का पुनर्अभ्यास ज़रूर कर लें और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके अगर चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन का जो पूरा क्वेश्चन है प्लस उसके ऑप्शंस हैं, आप आराम से अपनी कॉपी पर क्या कर सकते हैं? उतार कर याद कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। और प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।